डायग्राम था ना जहाँ पे रोबिस्को की फुल फॉर्म वगैरह लिखी थी, वहां पे आपने कॉन्सेप्ट समझाया था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि 3 कार्बन की शुगर होती है ग्लिसरल्डिहाइड। अगर उसकी एल्डोज वर्जन बनाओगे, मतलब एल्डिहाइड वाला अगर आप 3 कार्बन का बनाओगे तो उसे ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर 3 कार्बन का एसीटोन वाला बनाते हैं तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आता है। फिलहाल क्योंकि ट्राइयूज बनता है ना, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है तो केमिस्ट्री में ही, कि जब शुगर बनती है तो एल्डिहाइड और कीटोन तो एक दूसरे के आइसोमर्स है ना। तो जब कोई भी शुगर बनती है लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो उसमें से कुछ पोर्शन ग्लूकोज का होगा, कुछ फ्रक्टोज का होगा। तो इसलिए 6 कार्बन की शुगर बोलना ज्यादा सही होता है रादर देन सेइंग लाइक कि ग्लूकोज बन रहा है या फ्रक्टोज बन रहा है। ऐसे ही अगर 3 कार्बन की शुगर बनती है तो एनसीईआरटी ने इसीलिए सिंपली लिख दिया कि वो ट्राइओस शुगर है, 3 कार्बन की शुगर है जिसमें फास्फेट लगा होगा। वो एल्डिहाइड वाली भी हो सकती है, वो कीटोन वाली भी हो सकती है। अगर वो एल्डिहाइड वाली है तो जो मैंने आपको ड्राइंग में बना दिया, मतलब 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना दिया मैंने ड्राइंग में, तो आप वैसा कुछ इमेजिन कर लो। और अगर आप कहें कि सर इसका कीटोन वर्जन बनेगा तो वो भी बन जाएगा, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ये एल्डिहाइड है और अगर कीटोन को लाना है तो क्या है, कीटोन कभी भी टर्मिनल पोर्शन पे तो आता नहीं है, तो इसको ऊपर लिए जाओ बस। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OPO4। ये एल्डिहाइड का है और ये इसी का कीटोन वर्जन है। ये एल्डोज है, ये कीटोज है। इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फास्फेट दोनों से हटा दो तो ये ग्लिसरल्डिहाइड है और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो इनके स्ट्रक्चर आप बायोमॉलिक्यूल्स में थोड़े बहुत तो पढ़ते ही हो, बाकी फिर अभी हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब तो थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा भी हमें। कुछ यहाँ पे भी चाहिए था तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है ना। ये वाला फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड की शुगर होती है, एल्डोज है, एल्डिहाइड वाली है। ये इसी का आइसोमर है बट ये कीटोन है, कीटोस शुगर कहलाती है। तो एल्डोज और कीटोस तो आपको पढ़ाए जाते ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली साइकिल पे, C4 साइकिल। C4 साइकिल जो कुछ स्पेशल कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनमें होती है। उनको हैच एंड स्लैक, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया, इसीलिए उनके नाम पे इस पाथवे को रखा गया है ना। ये कौन सा है, ऊपर से तो लाइन कट रही होगी, ये C4 पाथवे है दूसरा। इसको डिस्कवर किया था हैच एंड स्लैक ने, तो इसलिए इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोल सकते हो, है ना। C4 बोलिए या हैच एंड स्लैक बोलिए, है ना। इसके अलावा इसे और नाम दिया, क्या दिया जाता है, इसको बोलते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म। CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे ज्यादा होगी। जैसे डाइल्यूट होता है तो मान लेते हैं कि कम, और कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसका मतलब ज्यादा। तो यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। C3 के कंपैरिजन में जो C4 पाथवे होता है वो बेटर माना जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म। अभी आप साइकिल बनाओगे या समझोगे तो आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी, है ना। फिर इसके बाद इसको नाम दिया जाता है DCA। DCA का मतलब होता है डाई, C फॉर कार्बोक्सिलिक और A फॉर एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है कि जो कार्बन कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो 4 कार्बन का होगा, वो बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और अगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का आप फॉर्मूला लिखें केमिस्ट्री में तो उसमें एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं, तो यानी कि वो कैटेगरी के हिसाब से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक ऑर्गेनिक एसिड जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं। तो इसीलिए साइकिल को नाम दे दिया गया DCA, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ पे दो सेल मिलके काम करती हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, है ना। इसको और क्या नाम दिया गया है, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की सेल हैं जो मिलके एक साइकिल को कंप्लीट करेंगी। तो ये सब इसके अलग अलग नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम है, कई बार तो इन्हीं से पूछ लिया जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, हर एक चीज का एक प्रॉपर मीनिंग है।
C4 बिकॉज 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड होगा, दैट कंपाउंड इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। देन हैच एंड स्लैग आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया। CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म बिकॉज ये बेटर प्रोडक्टिव माना जाता है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बंडल शीट सेल्स के अंदर ज्यादा हो जाएगी। कोऑपरेटिव क्योंकि दो अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर ये काम पूरा होगा। DCA क्योंकि यहाँ पे जो स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का है उसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो दैट्स व्हाई वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल होगा, तो साइकिल का नाम DCA साइकिल रख दिया गया। अब ये सारे प्लांट्स के अंदर नहीं होती, देयर आर फ्यू प्लांट्स जिनके अंदर ये वाला पाथवे होता है, तो उन प्लांट्स को आप क्या बोलोगे, दे आर सिंपली कॉल्ड C4 प्लांट्स। तो इनको क्या बोलते हैं, C4 प्लांट्स बोल देंगे। तो बहुत इजी है कि C3 साइकिल जिन प्लांट्स में होती है वो C4 प्लांट, और C3 साइकिल सब में होती है, अभी हमने पढ़ा था रिगार्डलेस ऑफ द पाथवे। तो C3 साइकिल C4 के अंदर भी होगी, लेकिन अगर केवल C3 साइकिल हो रही है तो उसमें C4 नहीं आएगा। C4 में तो C3 है लेकिन C3 में C4 नहीं है, तो इस तरीके से भी चीजें याद रखिएगा। अब ये 4 वर्ड क्यों दिया, C4 वर्ड क्यों दिया गया, बिकॉज 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए इसको DCA बोला गया। तो जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर स्टेटमेंट में भी मिलेगा। ये डिस्कवर किसमें हुआ था, ये शुगर केन में डिस्कवर हुआ था, और एज पर एनसीईआरटी अगर आप C4 प्लांट के एग्जाम्पल में जाओगे तो शुगर केन हो गया, मेज हो गया, सॉर्गम हो गया, इसके अलावा बुक में यहाँ पे ग्रासेस लिखा हुआ है। बेसिकली ये सारी ही ग्रासेस हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, सब ग्रास फैमिली के हैं, शुगर केन, मेज, सॉर्गम, ओट, बाजरा या इन जनरल ग्रासेस। तो ये पूरी ग्रासेस के अंदर ही प्रेजेंट है। लेकिन ग्रास फैमिली में वीट भी आता है, राइस यानी पैडी धान भी आता है, लेकिन वीट और पैडी C3 प्लांट है, C4 नहीं है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि सारे ग्रास फैमिली के प्लांट C4 होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर C4 इन नेचर, C4 इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ग्रास फैमिली क्योंकि मोनोकॉट में आती है तो ऐसे क्वेश्चन भी दिया गया कि भाई मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट कैसे होते हैं, C4 होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी डाइकॉट C4 नहीं होता होगा, डाइकॉट में भी C4 होते हैं। हालांकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाइकॉट के अंदर भी जो है वो C4 प्लांट होते हैं, लाइक यूफोर्बिया है, एमेरैंथस है, चीनोपोडियम है, ये दो जरूर याद रखिएगा, एमेरैंथस और चीनोपोडियम। एमेरैंथस चौलाई को कहते हैं और चीनोपोडियम बथुआ को कहते हैं। दिल्ली में तो दोनों ही इस टाइम पे आ रहे हैं, दोनों ही साग हैं, विंटर क्रॉप हैं, चौलाई और बथुआ, एमेरैंथस और चीनोपोडियम, ये C4 प्लांट है ना, और ये डाइकॉट होके C4 है ना। मोस्ट ऑफ द केस में मोनोकॉट C4 होते हैं एज पर एनसीईआरटी, शुगर केन, मेज, सॉर्गम और ग्रासेस। अदर देन याद करना चाहे मोनोकॉट तो नीचे वाली लाइन भी याद कर सकते हैं। एट्रिप्लेक्स और यूफोर्बिया एडिशनल है, बट आप ये दो जरूर याद रखिएगा, एमेरैंथस और चीनोपोडियम। या किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि C4 प्लांट्स आर, तो ये भी लाइन हो सकती है मोस्टली मोनोकॉट एंड फ्यू डाइकॉट, तो ये फिट बैठ जाएगा, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट एंड फ्यू डाइकॉट C4 की कैटेगरी में आते हैं। अब C4 प्लांट की कुछ स्पेशलिटीज हैं, C4 प्लांट के अंदर कुछ एडिशनल चीजें हैं, तो वो एडिशनल चीजें क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो थ्योरेटिकल है बट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे पहला दिया है, दे आर अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। जो ड्राई कंडीशंस होती हैं, जो ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कहा जाए तो राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात का हो गया, या फिर बुंदेलखंड का एरिया हो गया, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का भी आ जाएगा, ये सारी ड्राई ट्रॉपिकल बेल्ट कहलाती है। तो ऐसे एरिया के अंदर आपको ये वाले प्लांट ग्रो करते हुए ज्यादा मिलेंगे। सो दे आर अडॉप्टेड टू ड्राई क्लाइमेटिक या ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशंस। अगर ड्राई है तो ऑब्वियस है कि इनमें हाई टेम्परेचर होगा, सो दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड रिस्पॉन्ड टू हाई लाइट इंटेंसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया यानी हमारे कंट्री के लिए अगर हम बात किया जाए तो लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से ही टेम्परेचर डिसाइड होता है। जहां लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, हम यही मानते हैं। जैसे अभी विंटर चल रहा है तो सुबह के 10 बजे भी अगर आप देखोगे तो धूप बहुत धीमी है, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बहुत तेज नहीं है, तो टेम्परेचर भी बहुत कम है। और यही गर्मियों का 10 बजे हो, समर में अगर आप 10 o'clock की बात करोगे तो बहुत तेज रोशनी आती है, यानी ब्राइट इंटेंसिटी की लाइट है, करस्पॉन्डिंग टू दैट
उतना ही ज्यादा टेम्परेचर सुबह के 10 ओ क्लॉक पे भी आपको टेम्परेचर 35-37 तक मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि ड्राई कंडीशंस यानी कि वाटर कम हो गया, वाटर कम हो गया तो वैसे ही हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी एक दूसरे के पैरेलल है। इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, बाकी अलग अलग एरिया के अंदर इंटेंसिटी और टेम्परेचर दो अलग अलग पैरामीटर माने जाते हैं। तीसरा क्या है, दे लैक ए प्रोसेस कॉल फोटो रेस्पिरेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, और फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल फिनोमिना है। तो अगर बेकार का प्रोसेस है और वो C4 में नहीं हो रहा तो C4 प्लांट एफिशिएंसी में ज्यादा हो गए। तो यहाँ ये भी लिखा है कि दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। C3 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनमें प्रोडक्टिविटी या बायोमास का जो प्रोडक्शन है या इनकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर जब आप इनकी लीफ को कट करके देखेंगे तो इनमें स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है, उसको बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। और क्रैंस का मतलब होता है हालो या रेथ या क्राउन, एक रिंग के जैसा। जैसे किसी प्रिंस के ऊपर या प्रिंसेस के ऊपर एक क्राउन रखा होता है तो इट्स ए लाइक क्राउन, एक रिंग के जैसा अरेंजमेंट है बंडल शीथ सेल्स का, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया क्रैंच एनाटॉमी। तो इनकी लीफ में स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी है, और ये स्पेशल टाइप की एनाटॉमी क्या कहलाती है, क्रैंच एनाटॉमी कहलाती है। क्रैंच एनाटॉमी में होता क्या है कि जो बंडल शीथ सेल्स हैं दे सराउंड द वेस्कुलर बंडल इन ए क्राउन लाइक मैनर। तो क्राउन के जैसे मैनर में जो है वो ये सराउंड करते हैं। या ये इंपॉर्टेंट है कि बंडल शीथ सेल्स की कई लेयर हो सकती है। नीट में पूछा गया है कि जो बंडल शीथ सेल्स हैं वो सिंगल लेयर्ड होती हैं या मल्टी लेयर्ड होती हैं, तो वो मल्टी लेयर्ड होती हैं, ये याद रखिएगा। ये जहाँ पे स्टार बने हुए हैं ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि बंडल शीथ सेल्स कैसी होती हैं, मल्टी लेयर्ड होती हैं। और वेस्कुलर बंडल में खास बात क्या है, दे हैव मैनी क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बंडल शीथ सेल्स जो होती हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, और कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस तो नहीं होगा। तो ये दोनों बातें एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया कि बंडल शीथ सेल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता, दे आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। और बंडल शीथ सेल्स की लेयर कितनी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, उनमें के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। उनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर अगर आप मीजोफिल सेल से कंपेयर करोगे तो ज्यादा आएगा, दे हैव मैनी क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेटिक रेट भी ज्यादा आएगा, तो एफिशिएंसी भी अपने आप इनकी ज्यादा हो जाएगी। इनकी जो वॉल होती है सेल वॉल वो कैसी होती है, सो दे हैव थिक सेल वॉल, सेल वॉल मोटी है और वो उसमें से गैस का डिफ्यूजन नहीं हो सकता, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंडल शीथ सेल्स, क्रैंच एनाटॉमी एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ C4 प्लांट। तो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अच्छे से याद रखिएगा इसको, है ना। सर क्रैंच एनाटॉमी फिर से बताना एक बार। क्रैंच एनाटॉमी बेटा कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अगर आपको ऐसे समझ में आए तो। जैसे ये आपने एनाटॉमी पढ़ा है, किसने पूछा था क्वेश्चन ये? हाँ सर पढ़ लिया। हाँ भावना, फिर तो कोई बात ही नहीं है। आपको मैंने आपकी बुक में क्या था, डाइकॉट की लीफ बनी हुई थी, डाइकॉट की जगह मोनोकॉट बना लीजिए। मान लीजिए ये लीफ है तो ये एपिडर्मिस हो गया, बीच में कहीं भी स्टोमेटा इमेजिन कर लीजिएगा, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, यहाँ पे कहीं जाइलम फ्लोएम है, और ये सब मीजोफिल सेल है, बीच में क्या है, मीजोफिल सेल है। बट अब इसमें खास बात क्या है कि जाइलम फ्लोएम के ऊपर यहाँ पे जो है वो बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती है इन ए रिंग लाइक मैनर, इन ए क्राउन लाइक मैनर। अब इनमें खास बात क्या है कि इनके ये जो येलो वाली बनी है इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, सो दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। और एक लेयर होना जरूरी नहीं है, आप इनकी मल्टी लेयर बना सकते हैं। मैं तो 3 बना दे रहा हूं, आप मान लीजिए कि ये कई सारी लेयर की हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये सिंगल लेयर्ड हो। इनकी वॉल थिक होगी तो इनमें गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा। और जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो तो है ही, यहाँ पे जो बनेंगी वो मीजोफिल सेल्स आएंगी, जैसी जिसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डाइकॉट के लिए, और अगर मोनोकॉट है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वहां सब एक जैसी है। बस ये है क्रैंच एनाटॉमी। ये जो ग्रीन वाली है ये कैसी है, ये मीजोफिल सेल है। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी ग्रेना होता है।
और जो ये येलो वाली बनी है ये क्या है, ये बंडल शीट है। इनके क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल होते हैं, इनमें ग्रेना नहीं होता। तो एक ही प्लांट के अंदर आपको दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। दो मॉर्फोलॉजी है क्लोरोप्लास्ट की। तो C4 प्लांट के अंदर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बंडल शीट सेल्स के अंदर, बंडल शीट सेल्स को आप क्रैंच सेल बोलते हो क्योंकि ये क्रैंच एनाटॉमी है ना, सो दे आर कॉल्ड क्रैंच और बंडल शीट सेल्स, है ना, एक ही बात है, क्रैंच या बंडल शीट सेल्स। इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होता। ग्रेना ना होने का मतलब है कि लाइक ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें बस ये सिंगल सिंगल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होगी, जिन्हें आप स्ट्रोमल थैलेकॉइड बोलोगे, और कुछ नहीं। और अगर आप बंडल शीट सेल्स का बनाओगे क्लोरोप्लास्ट तो वो ग्रेनल है। ग्रेनल होने का मतलब ये क्लोरोप्लास्ट है तो ये स्टैक यानी ग्रेना हो गए, और ग्रेना को जोड़ने के लिए बीच बीच में स्ट्रोमल थैलेकॉइड प्रेजेंट है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये भी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये भी होता है। ये डिफरेंस आता है। तो एक जगह ग्रेनल है और एक जगह ए ग्रेनल है। ऐसे क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो ये यूनिक फीचर है इन प्लांट्स का। अब इन दोनों को मिला के साइकिल होती है, तो साइकिल कैसे होती है हम उस पर बात कर लेते हैं। आपकी बुक के हिसाब से साइकिल ये बनी हुई है, आप बुक में देख लो, और चाहो तो मैं आपको इसी में बना के दिखा देता हूँ। जस्ट ए मिनट, कहाँ गया? ठीक है, अब साइकिल बना के देख लेते हैं कि साइकिल में क्या क्या आएगा। हमें दो सेल चाहिए, एक बंडल शीट चाहिए और एक मीजोफिल चाहिए। अभी आप डायग्राम में देखोगे, एक बार फिर से देख लो। इस डायग्राम में आप देखोगे तो स्टोमेटा यहाँ पे होगा, मैंने बनाए नहीं बट मान लीजिए यहाँ पे स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा के कांटेक्ट में क्या आ रहा है, ये अगर ये स्टोमेटा है तो स्टोमेटा के कांटेक्ट में क्या आएगा, मीजोफिल सेल आएगी। बंडल शीट सेल्स कभी भी स्टोमेटा के कांटेक्ट में नहीं आती। तो स्टोमेटा को खुलने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी वो पहले किस में जाएगी, पहले मीजोफिल सेल में जाएगी। क्योंकि आपने अभी लिखा कि ये वाली सेल है इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, यानी इनके अंदर अगर लाइट रिएक्शन हुई, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, तो इनमें ऑक्सीजन बनी भी तो बाहर नहीं जा सकती, और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर नहीं आ सकती। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना अंदर आ सकती है ना ऑक्सीजन बाहर जा सकती है। ये लाइन ऑलरेडी हमने पढ़ ली है कि these cells are impervious to gaseous exchange, they have thick wall, without intercellular space है, ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये जाइलम फ्लोएम को हालो या क्राउन लाइक मैनर में सराउंड करती हैं, इसीलिए इसको क्रैंच एनाटॉमी बोला। तो एटमॉस्फेरिक CO2 किसके कांटेक्ट में आएगी, मीजोफिल के कांटेक्ट में आएगी। तो यानी कि CO2 का फिक्सेशन पहले किस में होगा, मीजोफिल सेल में होगा, बाद में किस में होगा, बाद में बंडल शीट में आएगा। बट बंडल शीट में कैसे जाएगा वो भी अलग है ना। तो अगर हम इसको ड्राइंग में लेके आए तो मान लेते हैं कि ये हमारा दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला मीजोफिल सेल है और नीचे वाला हमारा जो है वो बंडल शीट सेल्स है ना। लिख लेते हैं शॉर्ट में, ये हो गया हमारा मीजोफिल, और ये हमारा हो गया बंडल शीट। दोनों बुक में भी बना हुआ है, कुछ रफली डायग्राम से देख सकते हैं वहां से। अब यहाँ पे क्या होगा, जब स्टोमेटा खुलेगा, हम मान लेते हैं खुल गया, तो एटमॉस्फेरिक जो CO2 है वो अंदर आएगी। जब अंदर आएगी तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। बुक में लिखा हुआ है बट दिस इज बेसिकली द डिसॉल्व CO2। HCO3 नेगेटिव लिखने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, तो HCO3 नेगेटिव लिख दिया गया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप CO2 भी डायरेक्ट लिख सकते हो या HCO3 नेगेटिव भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये किससे कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा PEP से। PEP क्या है, PEP इज फास्फोइनॉल पाइरुवेट, है ना। PEP क्या है, PEP की फुल फॉर्म है फास्फो इनॉल पाइरुवेट, और ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है ना, इट्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड।
जैसे वहां पे था कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन कर रहा था, आरयूबीपी से। आरयूबीपी 5 कार्बन का कंपाउंड था, ये कितने का है, 3 कार्बन का है। आरयूबीपी एक शुगर है, इट्स ए पेंटोज शुगर, ये 3 कार्बन का है। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड आएगा, यानी कि ये शुगर नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आप मतलब फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को बायोकेमिस्ट्री यानी बायोमॉलिक्यूल के साथ बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस अगर कॉम्प्लिकेट करने हुए तो आप मान के चलो कि बायोमॉलिक्यूल बीच में ले आएंगे वो, और बायोमॉलिक्यूल फिर आप ऑलरेडी पढ़ते तो हो ही, क्या बायोमॉलिक्यूल सारे चैप्टर पढ़ते हो, बट बायोमॉलिक्यूल पे कमांड होगा तो ये इस तरीके से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे कि इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा अल्कोहल है, कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा कीटोन, लाइक दिस, है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है ना। अब जब कंबाइन करेगा तो बनेगा क्या, यहां पे बनेगा एक 4 कार्बन का कंपाउंड, और वो 4 कार्बन का कंपाउंड है क्या, ये कंबाइन करेगा। कंबाइन करके यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए, यहाँ एंजाइम आएगा पेप्केज। जैसे वहां रुबिस्को था, यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है, पेप्केज। पेप्केज का मतलब क्या है, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अगर आप पेप्केज की फुल फॉर्म लिखोगे तो पेप्केज की फुल फॉर्म में क्या आएगा, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यानी कि इसमें ऑक्सीजनेज है ही नहीं, तो ये केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ही फिक्सेशन कर सकता है, और किसी का नहीं कर सकता। ये स्टेप कौन सा बन गया, ये स्टेप हो गया आपका वही कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया, है ना। अब बनेगा क्या, यहां से बनेगा 4 कार्बन का कंपाउंड। अभी हमने लिखा कि 4 कार्बन का जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो 4 कार्बन का कौन सा बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। आपकी बुक में डायग्राम में लिखा है कि ये 4 कार्बन का एसिड है, इट इज C4 एसिड। तो C4 एसिड लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना है कि ये OAA है। OAA क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना। ये 4 कार्बन का एसिड है। 4 कार्बन का एसिड का मतलब ये क्या हुआ, ये C4 एसिड होगा। तो ये C4 एसिड है, तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि इससे पहले कि ये ट्रांसपोर्ट हो, ये जो ऑक्जेलो एसिटेट है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है OAA, ये 4 कार्बन के ही एसिड में चेंज होता है। नॉर्मली वो एसिड कौन सा होता है, मैलिक एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा MA। MA इज मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड भी क्या है, ये भी एक 4 कार्बन का है। तो MA क्या है, MA इज ऑल्सो मैलिक एसिड, और ये भी 4 कार्बन का है ना। अब इस मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा, तो बुक में यहाँ पे C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, बट एक ही बात है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये हुआ आपका ट्रांसपोर्ट। सर बंजल शीट की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ गैसेस के लिए इम्परमेबल होती है। हाँ, गैसेस के लिए इम्परमिएबल है। अब ये मैलिक एसिड क्या होगा, ये मैलिक एसिड अंदर आ गया। कहाँ अंदर आ गया, मैलिक एसिड आ गया आपके पास बंडल शीट के अंदर। तो अब मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर किस में आ गया, मैलिक एसिड। यहाँ पे जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो मैलिक एसिड की जगह यहाँ पे भी लिखा है C4 एसिड। मैलिक एसिड हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है, सक्सिनिक एसिड भी हो सकता है। 4 कार्बन के ऑर्गेनिक एसिड तो बहुत सारे हैं, याद आपको रखना है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड आपको याद रखना है, अदरवाइज यहाँ पे बुक में एनसीईआरटी ने लिखा है C4 एसिड। तो ट्रांसपोर्ट भी 4 कार्बन के एसिड का होगा। जो चीजें फिक्स हैं एनसीईआरटी ने वही लिखी हुई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये सारे डिटेल में नाम मिलेंगे। तो 4 कार्बन का एसिड होगा, दैट इज फिक्स। अब चाहे वो मैलिक एसिड हो चाहे वो एस्पार्टिक एसिड हो, अलग अलग प्लांट में अलग अलग है, लेकिन 4 कार्बन का जो पहला बनेगा वो फिक्स है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो एनसीईआरटी में गिवन है, और ये 4 कार्बन का एसिड है ना। अब क्या होगा, बोलो बेटा। हाँ सर C4 एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को बोल रहे हैं, मैलिक एसिड को? दोनों ही है। C4 एसिड का मतलब है 4 कार्बन का एसिड, पहला ये है, उसके बाद जो भी आएगा वो C4 कहलाएगा, अगर 4 कार्बन का हुआ तो। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड मान लेते हैं फिलहाल के लिए। डन।
अब क्या होगा, अब इस मैलिक एसिड से क्या बनेगा, इस मैलिक एसिड से बनेगा ये 3 कार्बन का कंपाउंड। 3 कार्बन का कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दी जाएगी, है ना, 1 CO2 इज रिलीज्ड हियर। क्योंकि बंडल शीट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली नहीं आ सकती। अभी आपने लिखा कि बंडल शीट की सेल्स जो है वो इम्परवियस है टू गैसियस एक्सचेंज, तो सेल वॉल अगर इम्परवियस है तो CO2 डायरेक्टली तो आ नहीं सकती, तो CO2 कैसे आएगी, CO2 आएगी बाय डी कार्बोक्सिलेशन। अगर आप मैलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो तो बनेगा पायरुविक एसिड, और निकालने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो मैलिक एसिड के अंदर पहुंच जाएगी। रिएक्शन से पहुंच सकती है, डायरेक्ट एज ए गैस नहीं आ सकती, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज है। ऐसा नहीं लिखा कि कोई डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहां से निकाल दिया, और अगर आप मैलिक एसिड 4 कार्बन का है उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अब जो पायरुविक एसिड है वो क्या होगा, उसका वापस ट्रांसपोर्ट होगा, वो पायरुविक एसिड वापस लौट के कहां आएगा, ये पायरुविक एसिड वापस आ गया कहां, 4 कार्बन का है, ये किसमें आ गया वापस, मीसोफिल सेल के अंदर। मीसोफिल सेल 3 कार्बन का है। हाँ सर ये 3 कार्बन का। हाँ एक मिनट, ये 3 कार्बन का है, बुक में यहाँ पे C3 एसिड लिखा हुआ है ना, इट्स ए C3 एसिड, है ना, पायरुविक। अब ये ट्रांसपोर्ट होके वापस आ गया। अब जब ये ट्रांसपोर्ट होके वापस आएगा तो यहाँ पे फिर से बुक में लिखा है कि यहाँ भी क्या हुआ, अगेन ट्रांसपोर्ट हुआ। पहले जो ट्रांसपोर्ट हुआ है वो 4 कार्बन का हुआ फ्रॉम मीसोफिल टू बंडल शीथ सेल, और दूसरी बार जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो पायरुविक एसिड का हुआ फ्रॉम बंडल शीथ सेल्स टू मीसोफिल सेल। चीजें बहुत क्लियर है, मैं डायग्राम में भी आपको बहुत क्लियर साफ साफ बना के दे रहा हूँ, गलतियां मत करके आइएगा। अब ये पायरुविक एसिड से ये वापस PEP बनेगा, और ये वही रीजनरेशन वाला स्टेप है। है ना, इस स्टेप को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ PEP, जैसे वहां RUBP था वैसे यहाँ PEP है। यहां भी आप देखोगे तो ये पायरुविक एसिड है और ये फास्फोइनॉल पायरुवेट है। फास्फो मतलब फास्फेट चाहिए, यहाँ पे कोई फास्फेट नहीं है, यहाँ पे फास्फेट आ रहा है, तो फास्फेट कहां से आएगा, अगेन ATP से आएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज होंगे ATP। एक्स्ट्रा कैसे यूज होंगे, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ATP चाहिए। ATP से बनेगा क्या, यहाँ पे ADP नहीं बनता, यहाँ AMP बनता है। तो ये चीज भी दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पे ATP से ADP नहीं बना है, ATP से AMP बना है ना, इसका सिग्निफिकेंस है ना। और जो बात रही इसकी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बंडल शीट्स के अंदर रिलीज कर दी गई, इसका क्या होगा, इससे नॉर्मल C3 साइकिल होगी, और यहां से आपका जो है वो हेक्सोज बन जाएगा। यहां पे नॉर्मल C3 साइकिल है। जो हेक्सोज आपको चाहिए वो बन गया। मतलब यहाँ पे सब कुछ सेम होगा जो भी आपने पढ़ा था, यानी CO2 यहाँ पे RUBP से कंबाइन करेगा और रुबिस्को होगा, यहाँ पे PGA बनेगा, PGAL बनेगा, PGAL के 2 मॉलिक्यूल से एक हेक्सोज बनेगा, और PGAL के 10 मॉलिक्यूल से 5 RUBP, 6 RUBP दोबारा से बन जाएंगे, है ना। 6 CO2 चाहिए तो ये 6 बार होगी तो एक ग्लूकोज बन जाएगा। अब 6 CO2 चाहिए तो इसका मतलब ये भी 6 बार होगी, ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो 6 बार होगा। बस ये आपकी C4 साइकिल है।
डन। ठीक, बस अब इसको अगर आप आगे ले जाओगे लाइक एनसीईआरटी के हिसाब से तो कुछ वैसे स्पेशल है नहीं, जितना कुछ था मैंने आपको सब बता दिया। यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि जो मीजोफिल सेल है उसमें पेप्केज है, वैसे तो मैंने बना ही दिया आपको, है ना। उसमें रुबिस्को नहीं होता। अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे जो मीजोफिल सेल में बना हुआ है वो क्या बना है, पेप्केज एंजाइम है, यहाँ रुबिस्को नहीं है। रुबिस्को कहाँ सर वो है? क्या लिखा है, एएमपी? एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया बेटा, जैसे डाइफॉस्फेट होता है वैसे मोनोफॉस्फेट है। यहाँ पे ओके सर। ATP से डायरेक्टली एएमपी बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पे C4 एसिड कौन सा है जो पहला बनेगा, अभी आपने पूछा तो यहाँ पे लिखा ही है, दैट विल बी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये मीजोफिल सेल में बन गया। इसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, यानी जो आगे और बनेंगे 4 कार्बन के वो कौन से होंगे, 4 कार्बन के एसिड, वो होंगे मैलिक एसिड और फिर या एस्पार्टिक एसिड हो सकते हैं। एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीथ सेल। यानी नोटिस करने की चीज ये है कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड डायरेक्टली नहीं जाएगा, कि अगर आप सोचे कि सर एनसीईआरटी के डायग्राम में तो ये बना हुआ है कि यहाँ पे फिक्सेशन के बाद 4 कार्बन का एसिड बना और ये ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आ गया। और 4 कार्बन का एसिड कौन सा बनता है, मान लीजिए आपको याद है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, पर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कार्बन एसिड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मीसोफिल सेल टू बंडल शीथ सेल, आप तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड करके चले जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नहीं जाता। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पहले किस में चेंज होगा, पहले वो चेंज होगा मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द बंडल शीथ सेल। तो टेक्स्ट भी एक बार अच्छे से पढ़ के रखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद क्या होगा, बंडल शीथ सेल्स के अंदर जाके क्या होगा, C4 एसिड टूट जाएगा। C4 एसिड टूटने के बाद ये 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। 3 कार्बन का कंपाउंड कौन सा था, पायरुविक एसिड। ये वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बैक टू द मेसोफिल सेल और फिर वहां पे ये वापस क्या बना देगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड ये बंडल शीथ सेल्स के अंदर रिलीज की गई है वो किससे जाएगी, वो वही रुबिस्को, ये पूरा लिखा हुआ है, वही रुबिस्को एंजाइम है, उसमें ये नहीं होता, पेप्केज नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेसोफिल सेल के अंदर पेप्केज है, रुबिस्को नहीं, और बंडल शीथ सेल्स के अंदर रुबिस्को है, पेप्केज नहीं। और रुबिस्को C3 साइकिल से जो नीचे बंडल शीथ सेल्स के अंदर ग्लूकोज बनाना है वो आपका आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो बेसिक पाथवे है, बेसिक पाथवे कौन सा था, C3 वाला, दैट इज कॉमन। उतना तो कॉमन ही है, चाहे C3 प्लांट के अंदर तो C3 होगा ही होगा, C4 प्लांट के अंदर भी C3 होगा। कहां, उनकी बंडल शीथ सेल्स के अंदर, मेसोफिल के अंदर नहीं। तो वो जो कॉमन पाथवे है वो तो दोनों जगह रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे दिया है, ये पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल, तो ये जो है ये C3 है। तो इनकी जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनके अंदर ये C3 होगा, ये एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये C4 है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ना। देन अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हमने जैसे वहां किया था आप यहां भी कर सकते हो। जैसे इस साइकिल के हिसाब से अगर कहा जाए कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे भी अगर आपको 1 ग्लूकोज बनाना है, फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन बाय C4 पाथवे या C4 साइकिल, तो आपको क्या चाहिए, यहां भी आपको 6 बार 6 टर्न चाहिए ऑफ C4 साइकिल। छह CO2 चाहिए। टोटल ATP 30 चाहिए होते हैं, याद कर लीजिए। NADPH2 12 ही चाहिए। अठारह 12 की जगह यहां आंसर क्या आएगा, 30 और 12 आएगा, है ना। यहाँ 12 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्यों, कहां, कैसे, छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। भाई यहाँ जो नीचे आएगा वो नीचे की कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी ना, आप ऐसे याद रख लो अगर आपको समझना भी है।
तो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ जो C3 साइकिल है, इसमें तो आपने लिखा ही है कि यहाँ पे आपको 18 एटीपी चाहिए थे और 12 NADPH2 चाहिए। इसका मतलब है 18 तो ये हो गए, बाकी के 12 एटीपी एक्स्ट्रा कहाँ लगे? अगर ये साइकिल 6 बार होगी तो जब आप यहाँ पे रीजनरेशन करोगे, जहां पे अभी लिखा था एटीपी से AMP, तो अगर ये साइकिल 6 बार होगी तो यानी कि 6 तो ये भी होंगे। लेकिन यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा और क्यों लगे? उसका रीजन ये है कि एटीपी से ADP नहीं बनता। एटीपी से ADP बने या ADP से AMP बने, एक ही बात होती है। तो जब आप एटीपी से AMP बनाओगे तो वो एक मॉलिक्यूल ना कंसिडर करके 2 मॉलिक्यूल कंसिडर किए जाते हैं। सो दैट्स वाई 6 की जगह 12 ऐड करेंगे, और 12 ऐड करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 30 आएगा आंसर, रादर देन 18, है ना, या रादर देन 24। सर C3 साइकिल कहाँ पे होती है? C3 साइकिल तो ये है ना, बंडल शीट सेल के अंदर केल्विन साइकिल, जहां CO2 रिलीज की गई फ्रॉम मैलिक एसिड इनटू पायरुविक एसिड, तो उस CO2 को यूज करके रुबिस्को C3 साइकिल कर लेगा। डायरेक्टली गैस आ नहीं सकती, इम्परवियस लिखा था। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ बेटा, दोबारा एक्सप्लेन करना। ये वाला नहीं, वो 30 एटीपी। ये क्लियर है? 18 तो 18 और 12 तो यहाँ पे था ही C3 साइकिल में, है ना? नहीं सर, ये बता दो दोबारा। 18 और 12 तो सिंपल C3 साइकिल की कैलकुलेशन है जो एनसीईआरटी ने लिखी है, कॉपी पेस्ट कर लो। 6 बार केल्विन साइकिल होगी तो क्या होगा? 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए, एक ग्लूकोज बनेगा। 6 बार केल्विन साइकिल होने के लिए यहाँ 6 CO2 चाहिए। अगर 6 CO2 है तो इसका मतलब ये भी 6 बार होगा। अब 6 बार होगा, चलो वो ठीक हो गया कि 6 CO2 चाहिए और 6 टर्न चाहिए। कैलकुलेशन में 12 एटीपी एक्स्ट्रा कहां पे आ रहे हैं? तो जब आप ये पीपी का मॉलिक्यूल रीजनरेट करोगे तो यहाँ पे एटीपी चाहिए एक्स्ट्रा। अगर ये साइकिल 6 बार हुई है तो 6 एटीपी यहाँ पे और लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको ऐसे देख लो अगर आपको समझना है तो, अगर आप एटीपी से एडीपी बनाएं या एडीपी से एएमपी बनाएं, ये दोनों एक ही बात है। उसका रीजन है कि एटीपी के स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड की एनर्जी है वो बराबर होती है। एडेनोसिन में पहला बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये और तीसरा ये। तो पहले बॉन्ड की एनर्जी और दूसरे बॉन्ड की एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है। मान लीजिए कहीं पे 2 फॉस्फेट चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 2 एटीपी से 2 एडीपी बना लो, या 1 एटीपी से 1 एएमपी बना लो। ये इक्वल है, दे आर सेम थिंग, क्योंकि पहला और दूसरे बॉन्ड की एनर्जी एग्जैक्टली बराबर होती है ना। एज पर थर्मोडायनेमिक्स एटीपी में जो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं वो पहला और दूसरा होता है बायो एनर्जेटिक्स के हिसाब से। ये भी बायोमॉलिक्यूल में दिया है एटीपी के स्ट्रक्चर में कि पहला और दूसरा जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो ये दोनों बॉन्ड की एनर्जी बराबर है। तो मान लीजिए मुझे 2 बॉन्ड की एनर्जी के बराबर कहीं पे यूज है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी चॉइस है कि मैं 2 एटीपी से 2 एडीपी बना दूं या 1 एटीपी से डायरेक्टली 1 एएमपी बना दूं, एक ही बात है। अब जैसे यहां पे आप देख रहे हो, तो यहां पे क्या देख रहे हो? यहां पे आपको इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ मैंने साइकिल में लिख के दिया आपको, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे लिख के दिया कि एटीपी से क्या बनता है? एएमपी बनता है। तो बेसिकली अगर 6 एटीपी से 6 एएमपी बन रहे हैं तो वो 12 एटीपी से 12 एडीपी के बराबर हुए। और अगर 12 एटीपी से 12 एडीपी है, हमें सारी कैलकुलेशन एडीपी के सेंस में ही करनी है, इन और आउट करके आपने लिखा था C3 साइकिल के लिए, तो सब चीजें आपको एटीपी और एडीपी के सेंस में करनी है। तो ऊपर वाले को अगर आप एडीपी में चेंज करोगे तो ये 6 की जगह 12 हो जाएंगे, तो 12 ये 18 में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 30 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन है ये। सर मतलब अगर एटीपी की जगह सॉरी एएमपी की जगह एटीपी से एडीपी बनाए तो 12 एडीपी बनेंगे 6 एटीपी से। हाँ, यहां पे या तो आप ये लिखो कि 6 एटीपी से 6 एएमपी बने या 12 एटीपी से 12 एडीपी बने।
एक ही बात है भाई। इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो यार, इतना क्या टाइम लगा ना। अगर मैं 6 एटीपी से 6 एडीपी लिखूं, ये वाली इसमें देख लो, ये 12 कर दो, यहाँ पे 12 एटीपी से 12 एडीपी हो जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 6 एटीपी से 6 एएमपी आ जाएंगे। ऑलरेडी आपने ये लिखा ही हुआ है, इसको मान लीजिए अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा ना आंसर 6 एटीपी से 6 एएमपी जो लिखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 एटीपी से 12 एडीपी हो गए। आपको आंसर एडीपी में करना था तो 18 में आप 12 जोड़ दो तो 30 एटीपी यूज हो जाएगी। सर हाँ बेटा। सर मोनोकॉट लीफ में बंडल शीट सेल होते हैं? मोनोकॉट में तो होंगे ही, वरना C4 साइकिल कैसे करोगे। C4 साइकिल मोनोकॉट में होती है मोस्टली, और जिन भी मोनोकॉट्स में होती है लाइक शुगर केन, मेज, सॉरगम, ग्रासेस, ओट, बाजरा, उन सब में तो आएगा ही बंडल शीट सेल्स। मोनोकॉट में? हाँ मोनोकॉट में ही। जो एग्जाम्पल C4 के एनसीईआरटी में है दे आर ऑल मोनोकॉट, तो कोई डाउट ही नहीं है मोनोकॉट के अंदर बंडल शीट सेल्स बनेगी। अगर लीफ का डायग्राम शुगर केन का है, मेज का है, सॉरगम का है, ग्रास का है, ओट का है, बाजरा का है तो। और ऐसे अगर आप कहें कि आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि एनाटॉमी की डाइकॉट की लीफ में बंडल शीट दिखाया है, मोनोकॉट में नहीं दिखाया, यही सोच रहे हो क्या? यस सर। हाँ, तो ये मैंने एनाटॉमी पढ़ाते समय बोला था कि आप ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी ने डाइकॉट में जो डायग्राम बनाया है वो एमरैंथस या चीनोपोडियम के जैसे किसी प्लांट का होगा, इसीलिए डाइकॉट में बंडल शीट सेल दिखा दिया गया। और एनसीईआरटी के मोनोकॉट में बंडल शीट सेल्स नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि वो मे बी वीट का डायग्राम हो, क्योंकि वीट तो C3 प्लांट होता है, उसमें बंडल शीट सेल्स नहीं आएंगी। कहीं पे डिफरेंस ये नहीं पढ़ाया था एनाटॉमी में, या ना आप और भी बच्चे हैं जिन्होंने एनाटॉमी अभी नहीं पढ़ी है, तो कहीं भी डिफरेंस ये नहीं आएगा कि डाइकॉट के अंदर बंडल शीट सेल्स होती हैं और मोनोकॉट में नहीं होती। ऐसा कोई डिफरेंस एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। डायग्राम में जरूर बना के दिखाया, बट उन्होंने कहा नहीं कि ये वैलिड डिफरेंस है। ये इस बेस पे है कि अगर डाइकॉट C4 का होगा तो बंडल शीट सेल्स बन गई, अगर मोनोकॉट C3 होगा तो बंडल शीट सेल्स छोड़ दी गई। बंडल शीट सेल्स का होना ना होना C3 C4 डिसाइड करता है, डाइकॉट मोनोकॉट डिसाइड नहीं करता। ऐसे आप कर लीजिए। सर मोनोकॉट C3 का होगा तो उसमें बंडल शीट सेल होंगे नहीं, तो C3 साइकिल कैसे होगी? तो C3 साइकिल तो जैसे C3 पढ़ी है वैसे ही होगी। मेसोफिल सेल में रुबिस्को प्रेजेंट होगा, RUBP से कंबाइन करके CO2 PGA बनाएगा, PGAL बनेगा, 2 से हेक्सोज बन जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल से रीजनरेट हो जाएंगे, 6 बार साइकिल हो जाएगी, एक ग्लूकोज बन जाएगा। सर नॉर्मल C3 प्लांट में साइकिल कहाँ होती है? मेसोफिल सेल के अंदर। ओके, मैं वो सोच रही थी। अच्छा, C4 प्लांट, वाला। हाँ, ओके, समझ प्लांट गई। के अंदर तो मेसोफिल सेल ही होगी ना। और मेसोफिल सेल को भी एनाटॉमी के हिसाब से फिर आप अलग अलग करते थे, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मेसोफिल का मतलब है लीफ, फिल का मतलब लीफ, मीजो का मतलब इन बिटवीन। तो लीफ के बीच में जो सेल आ रही है वो सिंपली मेसोफिल है। अब वो कॉम्पैक्टली अरेंज थी तो पैलिसेड पैरेन्काइमा, लूजली अरेंज थी तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट था तो आपने बोला था कि उन्हें क्लोरेन्काइमा भी बोल सकते हो। और बीच में आ रही है तो मेसोफिल तो बोल ही रहे हो, है ना। तो ये तो अलग अलग नाम अलग अलग एंगल से दिए गए, अल्टीमेटली सारी बातें एक ही है। सर मतलब ये हुआ ना कि नॉर्मल C3 प्लांट में जो साइकिल हो रही है वो मेसोफिल में हो रही है, और C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल में हो रही है C3 हाँ, साइकिल। हाँ बिल्कुल, ओके, अब सही है आपका स्टेटमेंट। प्रियंका ने क्या लिखा सर, एक बार रिपीट करना क्या बताया आपने। ओके, ये तो बहुत पहले का था। अच्छा, 236 का ये मतलब सर जिसमें भी C4 साइकिल हो रही है, आइदर वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, उसमें बंडल शीट प्रेजेंट होगा। हाँ ठीक है बेटा, C4 साइकिल अगर हो रही है तो बंडल शीट सेल्स होंगी ही होंगी, चाहे वो डाइकॉट का हो या वो मोनोकॉट का हो। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे एक्चुअली एक कैम पाथवे है ना, हम पढ़ेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है 2-3 क्वेश्चंस के लिए। और कैम पाथवे थोड़ा सा सिंपल ही है, उसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ऐसे समझो, कैम पाथवे की जो केमिकल रिएक्शन है वो एग्जैक्टली C4 है, जैसे भी हमने C4 ड्रॉ किया था। ये जो रिएक्शंस लिखी हैं, ये सर्कल छोड़ दो, 2
आप केवल रिएक्शंस याद रखो। तो जो रिएक्शंस लिखी हैं एग्जैक्टली यही कैम पाथवे में आएंगी, बट इनकी जो लोकेशन है वो डिफर हो जाएगी। लोकेशन यहाँ पे क्या है कि मीजोफिल सेल के अंदर कुछ काम हो रहा है और बंडल शीथ सेल्स के अंदर कुछ अलग हो रहा है। कैम पाथवे में क्या होगा, सेल एक ही होती है मीजोफिल, और सेल एक कहां पड़ी होती है, C3 में। C3 में क्या है, सेल एक है और रिएक्शंस कम है। C4 में सेल 2 हैं और रिएक्शंस उसके हिसाब से ज्यादा हो गई। सिंपल लॉजिक है। कैम इन दोनों के बीच में है। कैम के अंदर रिएक्शंस तो एग्जैक्टली यही है, एक भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है, बट लोकेशन एक ही है। और वो एक लोकेशन क्या है, मीजोफिल, क्योंकि कैम के अंदर भी बंडल शीथ सेल्स नहीं होती, इसलिए कैम को नाइदर C3 नॉट C4 बोला जाता है। कैम प्लांट्स ना तो C3 में आते हैं ना C4 में आते हैं, उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है। कैम प्लांट को एक एडॉप्टिव पाथवे बोला जाता है। एडॉप्शन ये कि नेचर में सरवाइव करने के लिए उनको इस चीज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने खुद को अपने हिसाब से ढाल लिया। कैम प्लांट की खास बात यह कि कैम प्लांट सकुलेंट होते हैं। सकुलेंट का मतलब जैसे एलोवेरा पढ़ाया था या फाइलोक्लैड आपको पढ़ाया था, कैक्टस है, ओपनशिया है, पाइनएप्पल है, ब्रायोफिलम है, कलंचू है, एलोवेरा है, ये सब सकुलेंट वाले प्लांट हैं। तो सकुलेंट यानी कैम प्लांट्स, इनमें खास बात क्या होती है कि इनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। नॉर्मली प्लांट में स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं। तो स्टोमेटा अगर ये दिन में क्यों नहीं खोल रहे, अगर दिन में खोलेंगे तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन भी तो होगा, और ये तो वैसे ही जीरो फिटिंग एरिया में होते हैं, इनमें तो वाटर की कमी है। अगर वाटर का लॉस ज्यादा हो जाएगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो वाटर लॉस मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने स्टोमेटा को रात में खोला। अब रात में खोलने की वजह से सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में आ रही थी अब वो रात में आएगी, यानी कि जो रिएक्शंस दिन में हो रही थी अब वो रात में होंगी। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी लाइन एम्स के क्वेश्चन में कभी आई थी कि कैम प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रिएक्शंस आर सेपरेटेड बाय टाइम नॉट बाय स्पेस। अगर आप यहां देखोगे तो ये जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं दे आर सेपरेटेड बाय स्पेस, कुछ मीजोफिल में हो रहा है और कुछ बंडल शीथ सेल्स में हो रहा है। कैम में क्या होगा, एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस होंगी बट दे आर सेपरेटेड बाय टाइम, कुछ दिन में होगा और कुछ रात में होगा। ये एक बड़ा डिफरेंस है। इतना ही इंपॉर्टेंट चीज है कैम पाथवे में कि रिएक्शंस आर सेपरेटेड बाय टाइम, और जबकि C4 में क्या है, रिएक्शंस आर सेपरेटेड बाय स्पेस। कहां पे रिएक्शंस हो रही हैं ये C4 का अलग है, कैम में ये चीज नहीं आएगी, है ना। मैं आपको एक फटाफट लेआउट समझा देता हूं कैम प्लांट्स में क्या क्या है। कैम का मतलब होता है क्रेजुलेशियन, क्रेजुलेसी फैमिली है ये। एसिड यानी C3C4 एसिड यहां भी बनेंगे, M फॉर मेटाबॉलिज्म, सो दिस इज क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना। इनमें जो प्लांट्स आते हैं वो क्या है, फैमिली क्रेजुलेसी के हैं, इसीलिए क्रेजुलेशियन वर्ड दिया गया। दे आर सकुलेंट, ये सकुलेंट्स हैं, है ना। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल था वो था क्रेजुला, जिसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया था, है ना। तो क्रेजुला है, या इसके अलावा ब्रायोफिलम है, कलंचू है, ये तो इसी फैमिली के हैं। इसके अलावा अगर आप लिखोगे नाम तो कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं इनमें डिस्कवरी हुई थी, अदरवाइज आप और नाम लिखोगे तो आप ओपनशिया, कैक्टस, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, है ना। जितने भी कैक्टस हैं वो, इन सब के अंदर ये वाला होता है ना। इन प्लांट्स की खास बात क्या है, इनकी खास बात ये है कि दे हैव स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। इनके स्टोमेटा कैसे होते हैं, स्कोटो एक्टिव होते हैं। स्कोटो मतलब डार्क। इनकी खास बात क्या है कि दे ओपन इन नाइट, क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। ये डे टाइम में बंद होते हैं और रात में ओपन होते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। इसी स्पेशलिटी की वजह से कैम पाथवे एग्जिस्टेंस में आया। इसको बोलते हैं एडॉप्टिव पाथवे, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ एडॉप्टेशन।
सर आप इसमें जब एक बार कार्बन, आप जब 12th में पढ़ोगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर इकोलॉजी में, तो वहां पे एक हेडिंग दी है एडॉप्टेशंस। एडॉप्टेशंस क्या होती हैं? जो किसी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए सुटेबल बनाती हैं। तो कैंप प्लांट्स को क्योंकि जीरोफिटिक एरिया में रहना था, लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में रहना था, इसलिए इन्होंने ये एडॉप्टेशन किया कि स्टोमेटा को रात में ओपन कर लेते हैं सो दैट ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस कम से कम हो। बट ऐसा करने में इनकी फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो भी चेंज हो गई, और यहाँ से एक नया पाथवे आ गया जिसे हम कैंप पाथवे बोलते हैं। बोलो बेटा क्या कह रहे हो? सर यही वाला एक बार फिर से बताना, CO2 का इस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है सर, और लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ से आ गया बेटा? तो 1.5 घंटे पहले पढ़ा था हमने। नहीं सर, मतलब CO2 का इफेक्ट किस पे कैसे पड़ेगा जो अभी आपने बताया सर। ये तो बताता रहा हूँ, यही तो पता है आपको कि स्टोमेटा अगर दिन में खुलेगा तो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आ जाएगी, लेकिन वाटर का लॉस भी तो ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन भी तो स्टोमेटा से ही तो होता है। तो अगर वाटर का लॉस हो जाएगा तो प्लांट सरवाइव कैसे करेगा? प्लांट को वाटर तो सबसे पहले चाहिए। फोटोसिंथेसिस दिन में हो या रात में हो, पहला काम होता है वाटर का कंजर्वेशन करना, वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना। तो स्टोमेटा दिन की बजाय रात में ओपन किया। रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ट्रांसपिरेशन लाइट बेस्ड फिनोमिना है, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है, उसके लिए दिन और रात की कोई मतलब नहीं है। तो रात में स्टोमेटा खोलने से फायदा क्या हुआ? वाटर का लॉस, यानी वाटर का लॉस नहीं होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी आ रही थी, अभी भी आ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन के अंदर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बताया था आपने, दिन में ज्यादा आता रात में कम। ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने। कब बोला मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ज्यादा होती है रात में कम होता है? अभी बोला क्या? अभी तो नहीं बोला। तो शायद मैंने गलत सुन लिया होगा सर। नहीं, गलत सुनने के लिए भी उसका मिलता जुलता तो होना चाहिए ना। वैसी तो कोई लाइन मैंने बोली ही नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ज्यादा होती है रात में कम होती है। किसी रेफरेंस में बोली होगी तो वो रेफरेंस भी तो बताओ। हाँ सर, क्या पता बोला। ठीक है सर, समझ आ गया। देखो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैंप पाथवे कहाँ गया। सर कैम में एलोवेरा भी आता है ना? हाँ एलोवेरा भी है। ये देखो बहुत सारे नाम है। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, यहाँ पे देखो दिख रहे नाम आपको नीचे व्हाइट से लिखे, कलंचू, ब्रायोफिलम, ओपनशिया, क्रेजुला, अगेव, एलोवेरा, यूफोर्बिया, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। बैक चलते हैं, स्लाइड के हिसाब से देखते हैं कैंप पाथवे है कैसा। सर हाँ बोलो। सर एक बार सक्यूलेंट बताना। सकुलेंट का मतलब होता है वाटर स्टोरिंग। लिटरल मीनिंग अगर कहा जाए, शाब्दिक अर्थ है ना, वाटर को स्टोर करने वाले। और वाटर को वाटर की फॉर्म में स्टोर करोगे तो एवोपोरेट हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर वेपराइज हो जाएगा। तो वाटर को जो जेल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, दोज आर सिंपली कॉल्ड सकुलेंट। बॉटनी की डेफिनेशन तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हो कि वाटर को स्टोर करना है जेली लाइक मैनर में। जैसे एलोवेरा में जेल होता है, कैक्टस को कभी काट के देखा हो तो उसमें भी जेल निकलेगा, पाइनएप्पल की लीव्स को कट करके अगर आप देखोगे तो उसमें जेल निकलेगा। और ऐसे बाकी प्लांट जो लिखे हैं, ब्रायोफिलम, कलंचू, इनमें सब जेली लाइक विस्कस फ्लूइड होता है। अगर विस्कस फ्लूइड होगा तो एवोपोरेट नहीं हो पाएगा। अगर आप ग्लिसरीन को धूप में रख दोगे तो उड़ तो ना जाएगी, बट अगर पानी को धूप में रख दोगे तो वेपोराइज हो जाएगा, एवोपोरेशन हो जाएगा। तो वाटर को स्टोर तो करना है बट इन जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको सकुलेंट बोलते हैं, है ना। अगर हम इसको बनाएं ड्राइंग के हिसाब से तो ये रहा आपका दिन और रात का इमेज, दिख रहा है इतना सर्किल, ठीक है। अब यहाँ पे डे नाइट का क्लॉज अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे सेल एक ही है। सेल कौन सी है? सेल मीजोफिल है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अलावा एक और सेल ऑर्गेनेल चाहिए, वैक्यूल। तो ये नीट का क्वेश्चन है कि वैक्यूल की जरूरत क्यों पड़ेगी, अभी हम देख लेंगे। सेल एक ही है, दैट इज कॉल्ड मीजोफिल सेल। यहाँ पे बंडल शीथ सेल नहीं है, लेकिन रिएक्शंस एग्जैक्टली C4 के जैसी ही होने वाली है। अब रिएक्शंस क्या होंगी? रिएक्शन सेम है, लाइक जैसे जब रात होगी एट नाइट, तो नाइट में क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होगा। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, सेम HCO3 नेगेटिव कंबाइन करेगा PEP से,
एंजाइम क्या होगा, पेप्केज, सब कुछ सेम है, बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इट विल चेंज इनटू मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट करके वैक्यूल में भेज दिया जाएगा। ये 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, कुछ भी चेंज नहीं है ना, सेम चीजें। बस मैलिक एसिड को जो है वो रात में स्टोर कहाँ किया जाता है, वैक्यूल में, क्योंकि मैलिक एसिड एसिड है। अगर मैलिक एसिड को यहीं स्टोर करोगे तो क्या होगा, ये एंजाइम के लिए जो पीएच चाहिए वो नहीं रहेगी, तो इसलिए मैलिक एसिड को क्लोरोप्लास्ट में नहीं स्टोर करते, कहाँ करेंगे, वैक्यूल में। मेसोफिल सेल की जो वैक्यूल होगी वहां भेज दिया जाएगा। नीट में पूछा गया था कि मैलिक एसिड कहाँ स्टोर होता है इन केस ऑफ कैम प्लांट, तो आंसर इज वैक्यूल, तो इसलिए वो वैक्यूल पे स्टार लगा दिया मैंने। इतना ही काम रात में होगा, इसे बोलते हैं पार्शियल फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स तो हो रही है लेकिन आधा काम रात में होगा कि जितनी देर स्टोमेटा खुला है ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिक्स कर दिया गया। अब रात में ट्रांसफरेशन होता नहीं तो इसमें वाटर का लॉस नहीं हो सकता, तो प्लांट ने चेंजेस कर लिए। दिन होगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग डे में स्टोमेटा तो बंद है तो वैसे भी कुछ होना नहीं है। दिन में क्या होगा, ये मैलिक एसिड वापस आएगा और ये चेंज होगा पायरुविक एसिड में, 3 कार्बन, और रिलीज करेगा 1 कार्बन डाइऑक्साइड। इस पायरुविक एसिड से वापस पीईपी बनाओगे और इस CO2 से नॉर्मल C3 साइकिल होगी, और C3 साइकिल से जैसे हेक्सोस बनना चाहिए बन जाएगा। एग्जैक्टली सेम है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम रिएक्शन है, सेम कैलकुलेशन आएगी, 30 ATP 12 NADPH2 सब कुछ सेम है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक ही सेल यानी मीजोफिल सेल के अंदर ही वो सारी रिएक्शंस हो रही हैं जो C4 प्लांट के अंदर 2 अलग अलग सेल में हो रही थी। ये मेन डिफरेंस है कैम पाथवे का C4 के साथ। सेल के हिसाब से C3 है क्योंकि मीजोफिल सेल C3 में भी होती है, मीजोफिल सेल यहाँ पे है। रिएक्शंस के हिसाब से C4 के जैसा दिख रहा है, C4 में भी 4 कार्बन 3 कार्बन के एसिड बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं। ये डार्क एसिडिफिकेशन कहलाता है क्योंकि रात में होगा, डार्क यानी नाइट में हो रहा है काम, और एसिड तो यहाँ भी बन रहा है, तो डार्क एसिडिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, कैम पाथवे को। ये वैक्यूल किसकी है? हाँ, ये वैक्यूल किसकी है, क्लोरोप्लास्ट की, मेसोफिल सेल की? क्लोरोप्लास्ट तो खुद ही सेल ऑर्गेनेल है बेटा, सेल मेसोफिल सेल की वैक्यूल होगी ना, उधर लिखा तो है। यस सर। है ना, मेसोफिल सेल तो एक नॉर्मल प्लांट सेल है ना, उसके क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा, उसमें वैक्यूल भी होगी। होने को वैक्यूल तो C3C4 में भी है, बट वैक्यूल का कोई यूज नहीं है। कैम प्लांट के अंदर वैक्यूल का यूज है, डार्क रिएक्शन में वैक्यूल इन्वॉल्व हो रही है फॉर द टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ मैलिक एसिड टिल द डे। जब तक डे नहीं आता तब तक मैलिक एसिड को स्टोर करना, दिन में मैलिक एसिड ये वापस क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा और जो आधा काम बचा हुआ है वो दिन में कर लिया जाएगा, आधा रात में आधा दिन में। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन बाय टाइम। और अगर C4 साइकिल बनाते तो सेम रिएक्शंस होती सेपरेशन बाय स्पेस, क्योंकि वहां बंडल शीथ और मेसोफिल में अलग अलग हो रहा है, यहाँ दिन और रात में अलग अलग हो रहा है, सेल यहाँ एक ही है। हो गया बेटा? राइट वाले रिएक्शन रात को नहीं हो सकते? क्या चीज? ये जो राइट में रिएक्शन, नहीं, ये रात में नहीं होगी। रात में यही है कि ज्यादा से ज्यादा CO2 को फिक्स करना होता है ना एक्चुअली। अब ज्यादा से ज्यादा CO2 फिक्स करनी है तो फिर इसी तरीके से कि आधा काम करके रख लो, आधा बाद में कर लेना। ओके सर। जो डिपेंडेंसी वाला काम है वो आज कर लो, बाद में अपने आप करते रहना, फिर डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना। दिन में अगर स्टोमेटा नहीं भी खुला तो कोई इश्यू नहीं है, जो काम होना है वो तो वैसे ही हो जाएगा। यहाँ ये भी नोटिस करने की बात है कि पेप्केज और रुबिस्को एक ही सेल में प्रेजेंट है, दैट इज मेसोफिल। इसी सेल में रात में पेप्केज काम कर रहा है और दिन में रुबिस्को काम कर रहा है। सर बोलो सर, आपने उसमें पढ़ाया था कि मूनलाइट के प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, तो सर फिर अगर मूनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी सेकंड वाली, ये इधर वाली नाइट में जो रिएक्शन होती है, मून लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसका मतलब होता है, ऐसी लाइन का मतलब होता है कि मून लाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन हो सकती है।
लाइट रिएक्शन लाइट ड्राइवन होती है। इट डजंट मैटर कि वो लाइट दिन में सूरज की रोशनी की फॉर्म में आए या रात में चंद्रमा की रोशनी से आए या 24 घंटे लैब में किसी बल्ब या लाइट के सोर्स से रोशनी आए, उन्हें लाइट की इंटेंसिटी चाहिए, चाहे सन दे, मून दे या एक आर्टिफिशियल बल्ब या ट्यूबलाइट दे। उस लाइन का मतलब वो था। उस लाइन को यहां मत लेके आओ, ये डार्क रिएक्शन है, वो लाइट रिएक्शन थी, दोनों चीजें अलग अलग है। लाइट रिएक्शन इनकी लाइट में ही होगी, लाइट रिएक्शन तो लाइट डिपेंडेंट है ना, रात में थोड़ा लाइट रिएक्शन होगी। इनकी लाइट रिएक्शन दिन में ही होगी, इनकी डार्क रिएक्शन रात में हो रही है, वो भी आधी, इतना वाला लेफ्ट वाला साइड, राइट वाला साइड ये भी दिन में ही होगा। ओके सर, ठीक है। तो ये कैम पाथवे भी मैंने आपको बता दिया, हालांकि कैम एनसीईआरटी में नहीं है। कैम यानी क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछा ये जाता है कि ये एडॉप्टिव पाथवे है, तो ये याद रखनी है। हालांकि ये लाइन आप 12th में पढ़ोगे एडॉप्टेशन के अंदर कि भाई सकुलेंट्स के अंदर एडॉप्टेशन है कि वो स्टोमेटा को रात में ओपन करते हैं रादर देन डे, और उस हिसाब से उनमें कैम सिंथेसिस होती है। तो थोड़ा बहुत हिंट आपको 12th में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनमें मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर होता है। तीसरा ये इंपॉर्टेंट है कि पेप्केज और रुबिस्को दोनों एंजाइम एक ही सेल में प्रेजेंट है, बट ये दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में काम करते हैं। पेप्केज रात में करेगा और रुबिस्को जो है वो दिन में करेगा। ये ना तो C3 है ना C4 है। कभी भी कंपैरिजन आएगा या आपसे पूछा जाएगा तो C3 C4 का पूछा जाएगा। कैम पाथवे का कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया जाता, वो बिल्कुल अलग है क्योंकि वो मॉडिफाइड पाथवे है ना। ये इवॉल्व पाथवे है C3 C4 और कैम एक मॉडिफाइड पाथवे है। तो मॉडिफाइड और एवोल्यूशन दो अलग अलग चीजें हैं। एडॉप्टेशन और एवोल्यूशन अलग अलग चीजें हैं। एवोल्यूशन होता है लाखों साल में, एडॉप्टेशन होती है कुछ 100 सालों के अंदर। सो टोटली डिफरेंट है, इसलिए कैम का कुछ नहीं करना है, C3 C4 का कंपैरिजन करना है आपको, है ना। ये क्लियर है? आगे चलें। क्लियर है सर। यस सर। आगे आप चलेंगे तो इसके बाद ये तो एक स्लाइड आपको मिली जाएगी, ये हो गया। इसके बाद फोटो रेस्पिरेशन दिया है, बट फोटो रेस्पिरेशन आज तो हो नहीं पाएगा। ये टेबल आप कर सकते हैं, आपकी बुक में वैसे तो ये 11th में कराई जाती है। ये टेबल एक बड़ी सी दी होगी जिसमें आपको लेफ्ट साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, राइट साइड में कुछ ऑप्शंस दिए हैं। 4 ऑप्शंस नहीं है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 भी हो सकते हैं। बीच में C3 और C4 का वही जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको कंपैरिजन करना है। तो इन ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ क्या क्या आएगा ये आपको करना है ना। और एक बड़ी सी टेबल दी होगी और फैक्टर्स वाले 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ के आप ये पूरी टेबल अपने आप कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, लिखा है सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस। बताओ C3 में क्या आंसर आएगा और C4 में क्या आएगा? मेसोफिल। बंडल शीट। मेसोफिल एंड बंडल। दोनों में नहीं सर, C3 में मेसोफिल, C4 में बोथ। एक में C3 में क्या आएगा? मीजोफिल। मेसोफिल। C4 में क्या आएगा? बंडल शीट। बोथ बंडल शीट। बंडल शीट के अंदर क्या आएगा? हाँ, बंडल शीट। सर बोथ आएगा, बोथ। बोथ क्यों आएगा भाई? बंडल शीट आएगा। बंडल शीट होगा। बंडल शीट आएगा। साइकिल है वो तो नीचे वाली सेल यानी बंडल शीट सेल्स में है। मैंने अपने टाइम पे हर चीज को याद किया था डायग्राम में। मुझे नहीं याद रहता था कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ लिखी है। मुझे अपना पेज की इमेज मेरे दिमाग में बसी हुई है कि अच्छा जो नीचे बनाया था उसमें, और नीचे वाला बंडल शीट सेल है। तो रिगार्डलेस कि मैं पूरी साइकिल इमेजिन करूं, मैं तो ऐसे पढ़ाते समय भी कई बार हो जाता है कि नीचे वाला मतलब जो नीचे बंडल शीट सेल्स आपने बनाई है उसी में तो लिखा है कि C3 साइकिल होगी। ऊपर वाली सेल में कहाँ लिखा हुआ है? मेसोफिल में कहीं नहीं लिखा। ना तो बोथ आंसर आएगा ना मेसोफिल आएगा। यहाँ क्या आएगा? बंडल शीट सेल आएगा, है ना। ये बताओ दूसरा क्वेश्चन, सेल टाइप इन विच। एक बार दोबारा बताना ये पॉइंट। बेटा यहाँ पूछा गया है कि सेल टाइप यानी कौन सी सेल जहाँ पे केल्विन साइकिल होगी C4 प्लांट के अंदर। तो केल्विन साइकिल तो आपने यही बनाई है ना, ये पाथवे बना के ऐसे बनाया है और यहाँ पे इंटरनल CO2 से C3 साइकिल लिखा हुआ है। तो ये नीचे वाली सेल ही तो है। नीचे वाली सेल कौन सी थी? बंडल शीट सेल्स थी, तो बंडल शीट सेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आंसर हो गया। डाउट लग रहा है? नो सर, हो गया। मैंने केल्विन साइकिल नहीं देखा था, है ना। ये केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल। यस सर। दूसरा दिया है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। मेसोफिल आएगा सर दोनों में।
इसमें यहाँ तो होता ही मीसोफिल है और यहाँ होता तो 2 बार है, लेकिन पूछा क्योंकि इनिशियल क्या है तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, मीसोफिल आएगा। अगर ये इनिशियल ना होता और फिर कहा जाता सेल टाइप इन विच कार्बोक्सिलेशन अकर्स, तो यहाँ का आंसर क्या आता है, मीसोफिल, और यहाँ का आंसर क्या आता है, बोथ आता सर। क्योंकि वहां बंडल शीथ और मीसोफिल दोनों में कार्बोक्सिलेशन होता है, बट क्योंकि इनिशियल पूछा गया तो इसलिए यहाँ भी मीसोफिल ही आंसर आएगा, है ना। यस सर। आगे क्या दिया है, हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, जहां कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो सकता है, ऐसी कितने टाइप की सेल होती है C3 C4 में, बताओ। 2 1 3 1 2 C3 में तो ये एनाटॉमी का क्वेश्चन भी आ गया क्योंकि यहाँ पे पैलिसेड और स्पॉन्जी अलग अलग लिख दिया गया है। अब सोच के बताओ। C3 में तो 1, C3 में क्या आएगा सर 2 and 3 2। C3 में बंडल शीट तो होती ही नहीं ना। नहीं सर 1 आएगा 1 आएगा सर C3 और C4 में क्या आएगा 2 क्योंकि C4 में आपको अब ये जैसे C4 में लिखा है बंडल शीट और मीसोफिल, और मीसोफिल के 2 टाइप होते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड, जैसे नीचे लिखा हुआ है। लेकिन C4 प्लांट जो मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट में आपने पढ़ा है एनाटॉमी में, जो भी एनाटॉमी पढ़ चुके हैं उसमें ये है कि भाई मोनोकॉट के अंदर स्पॉन्जी और पैलिसेड अलग अलग नहीं होते, वो सब एक ही रेंज में आएंगे, उनको मीसोफिल ही बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ आंसर क्या आएगा 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये होता बंडल शीट की जगह पे यहाँ पे हटा दिया जाए, यहाँ मीसोफिल हो, पैलिसेड हो, स्पॉन्जी हो, तो ये जो 3 वाला आंसर है ये C3 में चला जाएगा, है ना। C3 प्लांट के अंदर होता है, C3 मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केस में डाइकॉट, और डाइकॉट के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि मीसोफिल सेल जो है वो 2 भाग में होती हैं, 2 अलग अलग टाइप में होती हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP आएगा और यहाँ पे PEP है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट PGA। बेटे मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ सीधे सीधे। 5 हर चीज का एक्सप्लेन करूंगा, 4.5 घंटे से आप यही पढ़ रहे हो। सीधे सीधे क्वेश्चन और ये रहे आपके ऑप्शन, इस ऑप्शन में से आंसर बताओ, PGA मत बोलो। सर C3 5 C4 3। यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ यस सर 3। यहाँ 3। क्वेश्चन गलत है आपका। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या सर 3 and 4 आएगा। सर एक्सेप्टर आना चाहिए। 3 4 आएगा। हाँ, चेंज करना है सर 3 4 आएगा ना। तुम तो क्वेश्चन चेंज कर रहे हो कि सर एक्सेप्टर कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। मैं क्यों कर दूं एक्सेप्टर, भाई क्वेश्चन ही है, आंसर बदलो ना अपना। आपसे पूछा गया है प्राइमरी CO2 नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आप। तो प्रोडक्ट क्या बनता है C3 में, PGA 3 कार्बन का, और C4 में क्या बनता है ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन का, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट का नाम ये तो मैंने बोल ही दिया, फिर भी बताओ। PGA और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 and 4। 3 और सेम ही हो गया। 3 and 4 ऐसे ही आ जाएगा, रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, C3 में रूबिस्को होता है, C4 में होता है। यस सर दोनों में होता है? यस। या C4 में नहीं होता? C4 में पेप्टेज होता है सर। C4 में सर होगा। C4 बंडल शीट में होगा, वो नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कि प्लांट में है या नहीं है, तो प्लांट में तो दोनों ही जगह है। डज द प्लांट हैव पेप्टेज? नो C4 में ऐसा, C3 में नहीं होता, लेकिन इसमें पेप्टेज होता है। C3 में पेप्टेज कभी नहीं होता, C4 में पेप्टेज होगा, है ना। Which cell in the plant have rubisco? C3 में rubisco कहाँ मिलेगा? मीसोफिल सेल में, बंडल शीट के अंदर मिलेगा, है ना। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर
हाँ बोलो। सर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तो हैं। एक में तो नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बोला है, और उस वाले में नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट बोला है, तो इसलिए उसमें 5 और 3 तो आएगा। बेटे मैंने जो टाइप किया है ना, मतलब जिसने भी टाइप किया है उसने इन दोनों को सेम कर दिया, बुक में जो होगा सो होगा। तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, और यहां भी यही क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो ये वो ठीक है कि एक जगह एक्सेप्टर होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल तो क्वेश्चन का आंसर ही दोगे ना, मैं टाइपिंग मिस्टेक में क्यों जाऊंगा। आपने किसी ने बोला था ना कि सर इसको एक्सेप्टर करना है, तो एक्सेप्टर क्यों करूं, जो क्वेश्चन टाइप है उसका आंसर दो ना, बुक छोड़ दो। आपको तो क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, आंसर करना है। हाँ वो बात अलग है कि अगर यहाँ पे एक्सेप्टर कर दोगे तो फिर 5 और 3 आपका आंसर जो था वो आएगा। हमेशा बुक की लाइन वो नहीं लेनी है। और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं जहां से ये आएगा हाई लाइट इंटेंसिटी, अब ये छोड़ दो क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं। ये जो 4 क्वेश्चंस बचेंगे, एग्जाम्पल आप अपने आप कर सकते हो, वो सब हम फैक्टर करने के बाद कर लेंगे। जब आप फैक्टर्स पढ़ लोगे तो ये सारे डाउट्स आपके जो है वो पूरे हो जाएंगे। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमें 2 चीजें पढ़नी है, फोटो रेस्पिरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर काफी हद तक आप ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुके हैं, लाइट, CO2, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब चीजें आएंगी, जो भी है अगली क्लास में कर लेंगे। टेस्ट में आपके फोटोसिंथेसिस ही आएगा, जितना भी मैंने करा दिया इसी में से आ जाएगा, है ना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सर क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन नहीं आएगा, आधे घंटे के बाद दूसरी क्लास है। चलो बताओ, जल्दी पूछो। ये C3 और C4 के मेसोफिल सेल में कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस का यही है कि सेल का शेप नहीं कह सकता, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस आएगा। मॉर्फोलॉजी का बस यही है कि आपको एक सेल तो दी नहीं जाएगी ना, आप चीजों को प्रैक्टिकली सोच के भी तो देखो। अगर आप एक लीफ को सेक्शन कट करके देखोगे तो आपको जो जाइलम फ्लोएम के ऊपर सर्किल की फॉर्म में दिखाई देगी वो बंडल शीथ हो गई, और जो बाकी है वो मेसोफिल हो गई। अब आपको मैं बंडल शीथ सेल काट के थोड़ा दे दूंगा, एक सेल को काट के थोड़ा दिया जा सकता है, आपको लीफ काट के दिया जाएगा, और लीफ का सेक्शन होगा तो सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि जाइलम फ्लोएम के ऊपर जो रिंग की फॉर्म में नजर आ रहा है वो बंडल शीथ सेल है, और जो एपिडर्मिस के ऊपर नीचे समझ में आ रही है वो सारी मेसोफिल सेल है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि मेसोफिल ऑफ C3 एंड C4 में डिफरेंस, मेसोफिल सेल ऑफ C3 एंड C4। वो फिर ऑप्शंस बताओ ना, फिर क्या है, फिर ऑप्शंस के हिसाब से चीजें निकल के आएंगी कि और क्या हम सोच सकते हैं। नहीं वो तो पैराग्राफ के अंदर है, जो पैराग्राफ है। चलो आप स्क्रीनशॉट लेके मतलब इमेज खींच के मुझे भेजो टेलीग्राम पे, मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अभी फिलहाल मैं रखता हूँ क्योंकि और भी क्लास है मेरी। जिसको जो भी डाउट हो आज का है आज ही क्लियर करो, टेलीग्राम पे पोस्ट करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ एज अर्लियर एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस वीक, एंजॉय करो।